नमस्कार, मैं विनोद चार JSPT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के तहत आज हम पढ़ रहे हैं समास। समास में अव्ययीभाव समास के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। समास पर हम चर्चा कर रहे थे और समास में हम समास क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे, चर्चा कर चुके थे। और इसके पहले भाग को जो अव्ययीभाव समास है उसको पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे देखते हैं और आज हम चर्चा करते हैं द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास व द्विगु समास के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 2 पर द्विगु समास। हम चर्चा करते हैं द्विगु समास की कि देखिए द्विगु समास में होता क्या है। द्विगु समास में क्या होता है तो देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है। वैसे द्विगु का देखा जाए तो द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह है। द्विगु का अर्थ देखें तो द्विगु का अर्थ क्या होता है, दो गायों का समूह है। इसको अलग अलग करें तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो भाग है इसके, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यानी ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। द्वि का अर्थ क्या होता है, द्वि का अर्थ होता है दो। द्वि का अर्थ होता है दो, और दो क्या है, दो है एक संख्या। दो क्या है, दो एक संख्या है। यानी इसका जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा संख्यावाची। प्रथम पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। और अंत में किसका बोध हो जाएगा, समूह का। यानी इसका प्रथम, यहीं से इसकी परिभाषा बन गई कि द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और फिर अंत में समूह, यानी संपूर्ण पद। ये जो सारा का सारा पद है, ये सारा पद है, ये किसका बोध करवाता है, तो संपूर्ण पद है। ये संपूर्ण पद किसी समूह का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है। यानी बात इसकी यहीं से क्लियर हो जाती है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध करवाता है। तो देखें, इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए परिभाषा क्या हो जाती है इसकी। इस समास में प्रथम पद, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा संपूर्ण पद समूह का या समूह का बोध करवाता है, समूह का बोध कराता है। यानी जब इसका समास विग्रह करेंगे तो अंत में क्या लिख देंगे, अंत में समूह या समाहार लिख देंगे। समास विग्रह करते समय हम अंत में क्या करेंगे, अंत में समूह या समाहार लिख देंगे। किस प्रकार से, तो देखिए इसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके कुछ हम। जैसे उदाहरण लेते हैं यहां पर दो रहा। तो देखिए दो क्या है, यहां पर दो एक संख्या है, दो एक संख्या का बोध करवा रहा है। तो इसका समास विग्रह, राह का अर्थ रास्ते, तो हो जाएगा दो है जहां रास्ते, दो है जहां रास्ते, दो है जहां रास्ते। इसी प्रकार हो जाएगा तिराहा। इसी प्रकार से करेंगे तिराहा तो देखिए तिराहा का क्या हो जाएगा, तिराहा तीन रास्तों का समूह है, तीन रास्तों का
समूह है, यानी जहां से तीन रास्ते निकलते हैं, जहां से तीन रास्ते निकलते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा त्रिभुवन या त्रिभुवन, त्रिभुवन या त्रिभुवन क्या हो जाएगा, तीन भवनों का समूह है, तीन भवनों का समूह है। यह हो जाएगा तीन भवनों का समूह है, यानी तीन जो है इसी को लिखेंगे और फिर जो इस प्रकार की स्थिति बन रही है उसको लिख देंगे। जैसे दो रास्तों की बात है, तीन रास्तों की बात है, तीन भवनों की बात है, तीन भवनों का समूह। अंत में यही बात हुई थी कि अंत में हम क्या जोड़ देंगे, समूह या समाहार जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए और उदाहरण देखते हैं, जैसे चतुर्मास, चतुर्मास तो क्या हो जाएगा, चार माहों का समूह है या चार मासों का समूह है, या महीनों का कर सकते हैं, चार महीनों का समूह है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार महीनों का समूह है। इसी प्रकार से देखते हैं तो देखिए पंच तत्व है, पंच तत्व तो इसका क्या हो जाएगा, पांच तत्वों का समूह है, पांच तत्वों का समूह है। यह हो जाएगा पांच तत्वों का समूह है, यानी प्रत्येक के साथ में क्या जोड़ते जाएंगे, समूह जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार है जैसे सतसई, इसी प्रकार उदाहरण देखते हैं सतसई तो क्या हो जाएगा, 700 दोहों का समूह है। सात सौ दोहों का समूह है। इसी प्रकार से देखते हैं पंचवटी, पंचवटी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पांच वृक्षों का समूह है, पंचवटी का हो जाएगा पांच वृक्षों का समूह है। इसी प्रकार आगे और चर्चा करते हैं तो देखिए जैसे है नवरत्न, नवरत्न तो क्या हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह है, नौ रत्नों का समूह है। यह हो जाएगा नौ रत्नों का समूह है। तो इस प्रकार से इसमें संख्या का बोध होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रत्येक में संख्या का बोध हो रहा है, प्रत्येक में संख्या का बोध हो रहा है। और समास विग्रह करते समय अंत में क्या कर देंगे, समूह या समाहार लगा देंगे। अब देखिए इसमें एक बात याद रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात यह है, द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों के लिए है, द्वंद्व समास और द्विगु समास दोनों के लिए है। जो याद रखने वाली बात है वो बात यह है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको विशेष लगाकर लिख देता हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखने वाली बात है। और बात यह है कि देखो दोनों में संख्याएं आती हैं, द्वंद्व समास में भी संख्या आती है और द्विगु समास में भी संख्या आती है। तो होता क्या है, संख्या है 1 से 10, 1 से 10 तथा 10 से भाज्य संख्या। 1 से 10 और 10 से जो भाज्य संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हमेशा किस में आती हैं, ये आती हैं द्विगु समास में। यानी 1 से लेकर 10 तक और 10 से जो भाज्य संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं किस में आती हैं, वो द्विगु समास में आती हैं। और इसके अलावा अन्य जो संख्याएं हैं, अन्य जो संख्याएं हैं ये संख्याएं हमेशा किस में आती हैं, ये आती हैं द्वंद्व समास में। याद रखने वाली बात है दोनों समासों के लिए कि 1 से 10 और 10 से भाज्य संख्याएं किस में आएंगी, ये द्विगु समास में आएंगी। और इनको छोड़कर 1 से 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किस में आएंगी, ये आएंगी द्वंद्व समास में। जैसे 11 है, अब 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा किसमें, द्विगु समास में आ जाएगा। उसके बाद में 10, 20, 30, 40, 50 ये हैं 100, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे द्विगु समास में आ जाएंगे। लेकिन इनके अलावा जो भी हैं, जैसे मान लीजिए 11 है, 25 है, 29 है, 99 है, 88 है, 85 है, 65 है, ये जो भी संख्याएं हैं, ये जो भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं किस में आती हैं, द्वंद्व समास में आती है। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की।
अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। देखिए इस समास में होता क्या है, द्वंद्व समास होता है। इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। ये जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक याद करने का एक तरीका बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं कि आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है द्वय और यहां पर भी है द्वय, दोनों की स्थिति कैसी है, दोनों की स्थिति है एक समान, यानी दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब ये तो कह रहा है कि मैं बड़ा और ये कह रहा है मैं बड़ा, दोनों के बीच में मान लो लड़ाई होगी और बीच में फंस गया कौन है, ये न, बीच में ये न फंस गया। अब ये तो कह रहा है कि मैं बड़ा हूं और ये कह रहा है मैं बड़ा हूं और बीच में फंसा हुआ है न। अब ये न क्या करता है, न ये कहता है कि भाई आप लड़ क्यों रहे हो, आप लड़ क्यों रहे हो, ऐसा करो आप दोनों ही प्रधान हो, ऐसा करो आप दोनों ही समान हो, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। मैं बीच में फंस गया, मैं तो बीच में फंस गया, कोई बात नहीं, मैं यहां से निकलता हूं और आप बीच में किसी और को ले आओ, आप क्या करो बीच में किसी और को ले आओ। मैं तो यहाँ, आप दोनों लड़ रहे हो अपनी प्रधानता के कारण, तो मेरा तो कहना यह है कि आप दोनों ही प्रधान हो, दोनों ही बराबर हो, और बीच में मैं फंसा हूं ना, तो मैं तो निकल रहा हूं और बीच में आप किसी और को ले आओ। बीच में क्या करो, बीच में आप किसी और को ले आओ, यानी ये दोनों प्रधान हो गए, तो दोनों पद इसमें प्रधान हो गए। और जब समास विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में और जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बीच में और जोड़ देते हैं, और के साथ इसके समान अर्थ देने वाले वे, तथा, अथवा, इस प्रकार के जो शब्द है वो भी इसके साथ में जुड़ते जाते हैं। वह, तथा, अथवा, ये शब्द भी इनके साथ में जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से पता लगा सकते हैं। याद करने का एक ये तरीका है जिसमें आसानी से हमें याद रह जाता है कि दोनों लड़ रहे हैं, ये निकल जाता है और कहता है किसी और को ले आओ, तो बीच में और आ जाता है, बीच में कौन आ जाता है, बीच में और आ जाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझने की इसे कोशिश करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से इस द्वंद्व समास को हम समझते हैं। तो देखिए जैसे है माता पिता, जैसे हम उदाहरण लेते हैं माता पिता, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, माता और पिता दोनों प्रधान है, इनमें कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों एक समान हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में और जोड़ देंगे, क्या करेंगे, और जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने है माता पिता, माता पिता, तो इनका समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, इनके बीच में और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, ये हो गया माता और पिता। इसी प्रकार से देखते हैं कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण अर्जुन क्या है, कृष्ण और कृष्ण अर्जुन, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन, इसका समास विग्रह हो जाएगा कृष्ण और अर्जुन। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सीताराम, तो हो जाएगा सीता और राम, सीता और राम। तो ये तो इस प्रकार के हैं। अभी हमने पिछले समास में बात की थी, द्विगु समास में बात की थी कि 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 और 10 से भाज्य संख्याएं हैं, वो संख्याएं आती हैं द्विगु समास में, और उसके बाद में जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी द्वंद्व समास में आती हैं। तो देखिए जैसे यहां पर मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 25, अब इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या है, उस छोटी संख्या को तो पहले लिख देंगे, छोटी संख्या को पहले लिख देंगे, और बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। पहले छोटी संख्या आ जाएगी, बीच में और जुड़ जाएगा, बीच में
और जुड़ जाएगा और बाद में बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसको देखते हैं, जैसे 25 25 पहले क्या रहा है 5, पहले किसकी स्थिति प्रकट हो रही है 25, 20 के बाद में क्या आता है 25, तो 20 20 और उसमें कितने जोड़े 5 जोड़े तो हुए 25, यानी छोटी संख्या इनमें कौन सी हो गई, इसमें हो गई 5। तो पहले लिखेंगे 5, फिर और लगाएंगे और बाद में लिख देंगे 20, यानी 25 का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20। 25 का समास विग्रह हो जाएगा 5 और 20। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखते हैं 68, तो क्या हो जाएगा 68, 60 के बाद में 8 आते हैं, 60 में कितने जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं, तो हो जाएगा पहले आ जाएगा 8, बीच में जुड़ जाएगा और अंत में आ जाएगा 60, यानी 8 और 60 कितने हो गए 68 हो गए। इसी प्रकार जैसे है 19, यह 19, तो उनका अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। तो देखिए एक कम है, उनका अर्थ होता है एक कम। यहां पर भी छोटी संख्या को पहले लिखेंगे तो कितना कम है, एक कम है, उनका अर्थ होता है एक कम। एक कम कितने में से एक कम है 19 20, 20 में से एक कम है तो आ जाएगा एक कम 20, यानी इसमें साथ में और नहीं जुड़ेगा, इसमें कम की स्थिति बता रहा है तो कम की स्थिति में और नहीं जोड़ेंगे, जितनी संख्या है आगे वाली संख्या उसमें से एक कम कर देंगे, एक लिख देंगे और उसके बाद में बड़ी वाली संख्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक कम 20। आगे देखिए, ये समास है, इस समास को 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा जाता है। इस द्वंद्व समास के 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। इस द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं और 3 भेदों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले है इतरेतर समास, इतरेतर, सबसे पहले है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, और जो तीसरा है वो तीसरा है विकल्पक द्वंद्व समास, तीसरा है विकल्पक द्वंद्व समास। अब देखिए इन 3 आधारों पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं, तो इनमें क्या क्या होता है, किस प्रकार की स्थिति इसमें आती है। तो देखिए जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इस इतरेतर द्वंद्व समास में बीच में और जुड़ता है। इतरेतर जो समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, इस इतरेतर द्वंद्व समास में बीच में क्या जुड़ता है, और जुड़ता है। क्या जुड़ता है, और जुड़ता है। जैसे हमने अभी बात की थी माता पिता, माता पिता, तो क्या हुआ माता और पिता, क्या हुआ था माता और पिता, माता और पिता था, यानी जहां पर और बीच में जुड़ता है वो कौन सा समास होता है, वह इतरेतर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे दूध रोटी है, जैसे है दूध रोटी, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध और रोटी, दूध और रोटी, दूध और रोटी। तो ये दूध और रोटी ये किस में आ जाएगा, ये इतरेतर द्वंद्व समास में आ जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं समाहार द्वंद्व समास की, और समाहार द्वंद्व समास की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अंत में आदि लगता है, अंत में आदि लगता है। भाई कोई स्थिति होती है उसमें हमें बहुत सौ के नाम आते हैं, समूह के बहुत सौ के नाम आते हैं, तो पूरे नाम नहीं लिख पाते, इसलिए हम अंत में क्या करते हैं, आदि लगाते हैं। जैसे राम श्याम मोहन श्याम आदि, आदि इस प्रकार से लगाते हैं। समाहार यानी समूह, यानी बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत से नाम आ गए तो सारे नाम तो लिख नहीं पाते, सारे नाम तो लिख नहीं पाते, इसलिए हम उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अंत में आदि लगाते हैं, आदि लगाते हैं। यानी यहां पर भी ऐसे शब्द आएंगे जिनके अंत में हम क्या करेंगे, आदि लगाएंगे। यानी इस समास में जो शब्द आते हैं वो आते हैं जिनमें हम अंत में क्या जोड़ते हैं, आदि जोड़ते हैं। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे आ गया दाल रोटी,
दाल रोटी। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, दाल रोटी आदि। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, दाल रोटी आदि हो जाएगा, दाल रोटी आदि। आगा पीछा, आगा पीछा क्या हो जाएगा, आगा पीछा आदि। आगा पीछा, आगे गए आग, पीछे राग, इधर हुआ उधर हुआ, यानी क्या क्या लिखे, तो आगा पीछा लिख दिया, अंत में क्या कर देते हैं, आदि लगा देते हैं। इसी प्रकार से है लीपा पोती, इसी प्रकार से लीपा पोती, तो लीपना पोतना आदि, लीपना पोतना आदि, लीपना पोतना आदि यह हो जाएगा। इसी प्रकार से है जैसे अड़ोस पड़ोस, तो पड़ोस आदि, अड़ोस पड़ोस पड़ोस आदि। चाय वाय चाय, अब देखो इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कुछ समास इस प्रकार के आते हैं, इस स्थिति को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने अभी बताया अड़ोस पड़ोस, तो मैंने कहा पड़ोस आदि, चाय वाय चाय आदि। इसमें होता क्या है, इसमें आता है एक तो सार्थक शब्द आता है। इस स्थिति में होता क्या है, देखिए इस स्थिति में एक तो शब्द आता है सार्थक और दूसरा आता है निरर्थक। एक तो सार्थक आता है, एक निरर्थक आता है। तो हम क्या करते हैं, जो सार्थक शब्द होता है उस सार्थक शब्द को लिख देते हैं और इसके बाद में जो निरर्थक शब्द आता है उसको छोड़ देते हैं और अंत में क्या कर देते हैं, आदि लगा देते हैं। अब देखो जैसे एक है चाय वाय, ये आया चाय वाय। अब चाय का तो अर्थ निकलता है, चाय का तो अर्थ है, लेकिन वाय का क्या अर्थ है, वाय का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, चाय लिख देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, आदि जोड़ देंगे। समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, चाय आदि हो जाएगा। इसी प्रकार से अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, तो क्या हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पड़ोस आदि। क्या हो जाएगा, पड़ोस आदि। भाई पड़ोस पड़ोस यानी पास में रहने वाले, लेकिन ये अड़ोस क्या होता है, अड़ोस क्या होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देंगे, पड़ोस आदि। आसपास, जैसे एक है आसपास, तो पास, पास का तो अर्थ है पास रहने वाला, लेकिन ये आस, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास आदि। तो यह होता है समाहार द्वंद्व समास। अब बात करते हैं विकल्पक द्वंद्व समास की। अब हम बात करते हैं विकल्पक द्वंद्व समास की, कि इस विकल्पक द्वंद्व समास में क्या होता है। विकल्पक होता है, अब जैसे मान लीजिए अपने सामने कोई प्रश्न आता है, उसमें विकल्प दिए आते हैं कि ए बे से दे। अब हम जब उनका विकल्प ढूंढते हैं तो हम सोचते हैं कि यार पहला करूं या दूसरा करूं या तीसरा करूं, हो सकता है चौथा भी करूं, तो पहला करूं या दूसरा करूं, यानी मन में विचार इस प्रकार से चलते रहते हैं कि ये करूं या ये करूं। यानी विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से कौन सा करें, ये करें या ये करें या करें ये करें, तो बीच में जो या की सी स्थिति बनती है कि ये करें या ये करें, तो इसमें भी वो विकल्प की वही स्थिति आ जाती है। यानी याद रखने का तरीका ये है कि जैसे विकल्प के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में वो बीच में या जुड़ता जाता है, तो यहाँ पर भी विकल्पक में इन दो जो पद होंगे उन दोनों पदों के बीच में क्या जुड़ता जाएगा, या जुड़ता जाएगा। यानी दोनों पदों के बीच में क्या जुड़ता जाएगा, या जुड़ता जाएगा। जैसे देखते हैं उल्टा सुल्टा, जैसे एक शब्द है उल्टा सुल्टा, तो क्या करेंगे कि उल्टा है या सुल्टा है, कि ये जो भी स्थिति है उल्टी है या सुल्टी है, किस प्रकार की स्थिति है, उल्टा है या सुल्टा है, ये हम बोलते हैं तो ये अपने मन में इस प्रकार का विचार है, तो उल्टा है या सुल्टा है, ये कैसा है, ये करें या ये करें, क्या करें, तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा उल्टा या सुल्टा। क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा उल्टा या सुल्टा। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो हो जाएगा थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। लाभ हानि क्या हो जाएगा, लाभ या हानि। लाभ हानि
तो लाभ या हानि। इसी प्रकार से देखें तो आजकल हो जाएगा आज या कल। क्या हो जाएगा? आज या कल। आज या कल हो जाएगा। इसी प्रकार से है शीतोष्ण। शीतोष्ण तो हो जाएगा शीत या उष्ण। क्या हो जाएगा? शीत या उष्ण। तो देखिए जहां पर इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां बीच में और लगता है, इतरेतर द्वंद्व समास की विशेषता यह है कि समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में क्या जुड़ता है? और जुड़ता है। समाहार द्वंद्व समास समूह का सा बोध होता है, और समूह का जहां पर बोध होता है उस समूह के पूरे नाम हम नहीं लिख पाते हैं, तो अंत में क्या लगाते हैं? आदि लगाते हैं। यानी इसकी विशेषता यह है कि जिन शब्दों के अंत में आदि लगता है वहां पर कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व समास होता है। और विकल्पक, जहां पर विकल्पों की स्थिति आती है कि ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो जहां पर या इनके बीच में क्या हो जाता है? दोनों पदों के बीच में या जुड़ जाता है। तो आज हमने द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो अन्य भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।